तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेके और कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि जो उनका सिलेबस जो कि बहुत ज़्यादा होता है, उसको डिवाइड कर दिया जाए ऐसी चीज़ों में कि कहीं न कहीं उनको समझ में आ जाए कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, उनको गाइडेंस मिल जाए और उनको ये प्रॉपर टाइम भी मिल जाए कि इतने जो टाइम कुछ टाइम बचा है जो कि एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, तो उसके हिसाब से लगभग जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए 60 से लेके 90 दिन बचे हैं। और जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम आ रहा है वो स्टेनो का लगभग मुझे देखते हुए दिख रहा है, जो कि 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और लगभग 5 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक लगभग ये डेट है इसकी। ऐसा ही कुछ डेट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये स्टेनो का पेपर है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपको बता दिया जाए 75 डे हार्ड चैलेंज अगर आप लोग लेंगे आज, तो आज से 75 दिनों के अंदर आपका जो सिलेबस था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके मॉक्स लग जाएंगे, आपका स्कोर बढ़ जाएगा, साथ में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो जाएगी और बहुत सारे जो जीएस के पोर्शन जिसमें आपको कभी दिक्कत होती थी वो भी हो जाएंगे। करंट अफेयर आपका पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप सीरियस हैं इन चीज़ों को लेके तो ही इस वीडियो को देखिए, वरना आप इस वीडियो को भी छोड़ सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो हम 3 सब्जेक्ट से फोकस करेंगे, एक जनरल स्टडीज़ पे, एक इंग्लिश पे और एक रीजनिंग पे। इनके बारे में जितना मुझे पता है वो सारा मैं आपको बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि इनको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे ये आपकी हेल्प करें इन आने वाले 75 दिनों में, जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएँ। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं 75 डे हार्ड चैलेंज क्या है। ये बेसिकली एक मेंटल टफनेस चैलेंज है जिसमें देखा जाता है कि आपके जो दिमाग है वो उसकी क्षमता कितनी है और क्या वो इन सारी चीज़ों को सह पाएगा अगर उसको एक कंटिन्यू अच्छा खासा डिसिप्लिन दिया जाए और एक लाइफस्टाइल चेंज करने को कही जाए और एक अच्छी लाइफस्टाइल देने को बोला जाए। तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। अब बेसिकली ये कोई नोट्स नहीं है, ये बस बताना चाह रहा हूँ मैं आपको 75 डे हार्ड चैलेंज है क्या। 75 डे हार्ड चैलेंज ये बेसिकली इंप्रूव करता है, आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। इसमें बेसिकली बोलते हैं कि इसके जो 5 स्ट्रिक्ट रूल हैं उनको आपको ज़रूर करना होता है 75 डेज तक। और जिस दिन मान लो आपने आज किया, कल किया, परसों किया और एक दिन बाद आके आपने मिस कर दिया, तो ये फिर से डे 1 से स्टार्ट हो जाता है कि अब आपको दोबारा डे 1 मतलब पहले दिन से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। हो सकता है ये वीडियो आपको आगे आने वाले समय में इतनी हेल्पफुल हो कि आप मतलब मज़ा आ जाएगा। हो सकता है, बाकी हेल्पफुल लगे ना लगे वो तो कमेंट में बता ही देना। 25 डे हार्ड चैलेंज, उसके अंदर एक अच्छी खासी डाइट फॉलो करनी पड़ती है आपको, जिसमें आप कोई चीट मील नहीं लेते हो, कोई अल्कोहल नहीं लेते हो, कोई शुगर, ये जो शुगर, ऑयल, नो फास्ट फूड, कम खाना, जैसे आप फुल, जिससे मतलब आप फुल ना हो और आप स्टडी पे फोकस रख पाओ। ये मैंने बाद में जोड़े हैं। सीधी बात ये होती है कि आपको कोई चीट मील नहीं लेनी है और आपको हेल्दी खाना खाना होता है। और इसमें ये भी होता है कि आपको 2 बार वर्कआउट करना है दिन में 40-45 मिनट का। एक बार आपको बाहर करना है और एक बार घर के अंदर, और बाहर कैसा भी वेदर हो आपको करना है, मतलब चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, आपको बाहर जाके एक बार रनिंग या कुछ 45 मिनट्स का वर्कआउट करना है। इसमें यह भी बोला जाता है कि आपको लगभग 3.5 लीटर पानी डेली पीना है और डेली किसी भी नॉन फ्रिक्शनल या फिर सेल्फ हेल्प बुक के डेली 10 पेजेस पढ़ने हैं। और ऑडियो बुक्स इसमें काउंट नहीं होती हैं और इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। 6 घंटे मिनिमम आपको डेली पढ़ना है, जब हम लोग अपने चैलेंज की बात करेंगे। और इसमें ये भी बोलता है कि डेली अपनी जो प्रोग्रेस फ़ोटो है, क्योंकि आपका जो शेप होता है बॉडी का वो बेसिकली चेंज हो रहा होता है, तो इसमें ये बोलते हैं कि डेली अपनी एक फ़ोटो लो और आप 75 डेज़ बाद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा चेंज हो चुके हो। ठीक है, ये चीज़ भी होती है कि सोशल मीडिया नहीं चलाना होता है, स्पेशली रील्स, और जो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन पे फॉग क्रिएट कर देती हैं, फोकस कम कर देती हैं। और चलाना भी हो तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना होता है। कई लोग ये कहते हैं कि रात से पहले, मतलब जब आपका सुबह हुआ तो रात को 9 बजे से पहले आपको ये देखना नहीं है, और देखना तो सिर्फ 15 मिनट के लिए, किसको, सोशल मीडिया से दूर रहना होता है। पर्पस बेसिकली इसका ये होता है कि जो आपका दिमाग है उस पर आप कंट्रोल कर पाओ, डिसिप्लिन बना के रख पाओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए और अच्छी हैबिट्स बना पाओ जो कि आपको आपकी लिमिट्स से ऊपर ले जाएं। आपकी लिमिट ये है, आप पूरी औकात लगा रहे हो तब भी आप इतना ही जा पा रहे हो, बट जब आप अपनी लिमिट तोड़ दोगे तो आप इससे भी ऊपर जा पाओगे। क्यों? अभी तक आपने अपनी लिमिट को खोला ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज हेल्प करता है आपको आपकी लिमिट से आगे ले जाने के लिए। हार्ड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं देना होता कि यार आज ऐसा हो गया था, कल मैं बीमार हो गया था, परसों मम्मी ने काम दे दिया था, नरसों मुझे गाँव जाना है, थरसों ये हो गया, मैं खाना खाने नहीं गया, ये सारी चीज़ें नहीं देनी होती हैं।
अगर आपने आज कुछ भी मिस कर दिया तो कल वो आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ गलत हो रही है वो चीज़ गलत होके ही रहेगी, ये एक मर्फी लॉ है, ठीक है। मर्फी लॉ मतलब ये कहता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत होगा, आप उसको नहीं रोक सकते। जितना आप उसके बारे में सोचोगे उसके गलत होने के चांस उतने ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव सोचो। तो अब बेसिकली वीडियो स्टार्ट हो रही है 5 मिनट बाद, क्योंकि अब हमने देख लिया 75 डे हार्ड चैलेंज क्या होता है। अब हम लोग उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो इसमें हम बेसिकली फोकस करने वाले इंग्लिश वोकैब पे, जनरल स्टडीज़ पे और स्ट्रेटेजी के पे और रीजनिंग पे, ठीक है। जनरल स्टडीज़ में ही वो अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। स्ट्रेटेजी के में टॉपिक्स आते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, जैसे कि फोक डांस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, डेट्स हो गए, डेज हो गए, आर्टिकल्स हो गए इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें। तो टॉपिक्स हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं और कैसे कवर करने वाले हैं, किस दिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो अभी तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज़ नहीं, ये बेसिकली स्ट्रेटेजी के का है और इसमें जनरल स्टडीज़ में इंक्लूड है। तो स्ट्रेटेजी के में बेसिकली इंपॉर्टेंट डेज और डे पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हाई प्रायोरिटी रहती है इनकी। नेशनल और इंटरनेशनल डेज पूछते हैं, बेसिकली थीम्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स की डेट पूछ लेते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये कब सेलिब्रेट होता है, महात्मा गांधी जी की डेथ कब हुई, उनका बर्थडे कब होता है, ये सारी चीज़ें। इंडियन पॉलिटी, ये बेसिकली अब पॉलिटी की पूरी बात हो गई, और पॉलिटी में भी बेसिकली इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग सारे पार्ट्स कवर करेंगे, शेड्यूल्स कवर करेंगे, आर्टिकल्स कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट, सब नहीं पढ़ना होता है हमको। फंडामेंटल राइट सारे, ड्यूटीज़ सारी, डीपीएसपी सारे, इमरजेंसी प्रोविंसेस क्या क्या होते हैं, ये जो जितना भी आप देख रहे हो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी है, पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली यहीं से आते हैं। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन तो हर जगह से आते हैं, सोलर सिस्टम से भी आते हैं, बट मोस्टली हम लोग को इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स, डैम्स, माउंटेन, प्लेट्यूज हद से ज़्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, बार बार ये क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। स्टेट कैपिटल, नेबरिंग कंट्रीज, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इनसे बेसिकली करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इनसे एक नया क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये अपन लोग स्ट्रेटेजी के भी कवर करेंगे। जो स्ट्रेटेजी के और वो जो जी के जनरल नॉलेज है वही तो कुल मिला के जनरल स्टडीज़ है, तो ये थोड़ा सेम है। सॉइल टाइप्स आते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, ये जो ज्योग्राफी का है इन्होंने थोड़ा कम लिखा है, सिलेबस बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सोलर सिस्टम हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, उसको भी हम कवर करेंगे। ये अभी एकदम बेसिक की बात हो रही है कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट कहाँ से होते हैं। इंडियन हिस्ट्री में जो बोला जाए, बहुत हाई प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन आते ही आते हैं, वैदिक क्वेश्चन आते ही आते हैं, साथ में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत हो गए, मुगल्स हो गए और इस्लामिक इन्वेजन हो गया। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनसी के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रीडम मूवमेंट और उसके बाद गांधीयन एरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फ्रीडम मूवमेंट से बेसिकली वो गांधीयन एरा जैसा ही टाइम है, क्योंकि कुछ समय बाद गांधी जी भी आ गए थे 1914 या 1915, कोई बताएगा कमेंट में कब आए थे। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में भी हमको सारे बेसिक टर्म जानने होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं हैं, पर ये जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। तो बैंकिंग सारे टर्म जान लेना, नीति आयोग के बारे में डिटेल में पढ़ लेना, 5 ईयर प्लान और नीति आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से स्टैटिक जीके में भी कवर करेंगे। पॉवर्टी हो गया, जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। और साइंस में भाई वही है, सबसे ज़्यादा बायो से क्वेश्चन बनते हैं, और बायो में भी उसी से कि दवाई, बीमारी और विटामिन के अलग अलग नेम, विटामिन के। आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बनते हैं, क्लासिक डांस से बहुत बनते हैं, म्यूजिक, पेंटिंग, फेस्टिवल, फेयर ऑफ इंडिया, बुक्स एंड ऑथर, इनसे बनते हैं अगर कोई प्राइज राइज वगैरह दिया गया हो रिसेंट में। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बनते हैं क्वेश्चन बट कम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर 100 मतलब 40-50 चीज़ आपको इसके बारे में याद करनी पड़े तो मैं तो कहूँगा छोड़ दो, ठीक है। अवार्ड अगर रिसेंट में कुछ दिए गए हैं तो उनको देख लेना, फेमस जो लोग हैं उनके पुराने अवार्ड्स देख लेना, और ये जो परमवीर चक्र है इनको देख लेना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड देख लेना, भारत रत्न, पद्म अवार्ड, ये सारे बहुत लोगों को मिलते हैं, आप लोग को सबको नहीं देखना है। जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में रहे हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं या फिर जिनने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, उन लोगों के बारे में देखना होता है, और जो बार बार करंट अफेयर्स से मिल रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ का, जैसे कोई क्रिकेट दे दिया, क्रिकेट के रूल्स पूछ सकते हैं, क्रिकेट के बारे में पूछ सकते हैं, क्रिकेट में लोग कितने होते हैं, कौन कब जीता था, कौन सा वर्ल्ड कप कब जीता था,
किसी प्लेयर के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट फिर भी इनके बारे में बेसिक बेसिक तो हमको कवर करना ही होता है। मिसलिनियस में भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज की हो सकता है लेंथ ही पूछ लें। रेडक्लिफ लाइन क्या है ये बेसिकली कोई बताएगा? आराम से बता दो अगर पहले पढ़ा होगा। रेडक्लिफ लाइन बेसिक पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो लाइन है उसको बोलते हैं बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट और इंडिया का फर्स्ट के वर्ल्ड का फर्स्ट लीडर कौन था, वर्ल्ड का फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था, किसने सबसे पहले न्यूटन की खोज करी, कौन था जो सबसे पहले स्पेस में गया था, कौन था जो सबसे पहले चांद पे गया था, किस कंट्री ने सबसे पहले मून पे मिशन भेजा, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड की फर्स्ट सबसे पहले किसने करी और इंडिया की फर्स्ट सबसे पहले किसने करी, उनसे क्वेश्चन आते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उनका काम क्या होता है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ना नहीं है, हैं तो बहुत टॉपिक्स बट इनको नहीं छोड़ना है। डेज और थीम्स, डिसीजेज और डेफिशिएंसी, ग्रीन वाइट ब्लू रेवोल्यूशन, ये सारे फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड। अब ये 3 बोले तो 3 नहीं, सारे पढ़ने हैं आपको रेवोल्यूशंस जो कि उस टाइम पे हुए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। फंडामेंटल राइट और आर्टिकल सारे के सारे इंपॉर्टेंट। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स, इन्वेंटर इन्वेंशन, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, आईएनसी मूवमेंट्स, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये जो जीएस का सिलेबस है वो मैं आपको बता दिया कि ये सारी जो हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ हैं इनको आपको कैसे भी इग्नोर नहीं करना है किसी भी कीमत पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग करेंगे क्या। तो सिनोनिम्स देखो करना क्या है। सिनोनिम्स में आपको लगभग टॉप 100 सिनोनिम्स देखने हैं और उनके हर वर्ड के कम से कम 7 मीनिंग, ठीक है। जो 100 सिनोनिम्स हैं जो मोस्टली बहुत रिपीटेड होता है, अगर आपने ब्लैक बुक देखी होगी तो उसमें टॉप 200 टॉप 100 दिए जाते हैं। हम लोग बेसिकली वही कवर करेंगे स्टार्टिंग फेज में, बाद में जाके हम इनको बढ़ा देंगे। तो स्टार्टिंग फेज में हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करेंगे और हर वर्ड के लिए लगभग उसके 7 अल्टरनेटिव वर्ड्स याद करेंगे। किसके लिए? हर सिनोनिम्स के लिए। सेम हम करेंगे एंटोनिम्स के लिए, और एंटोनिम्स में भी टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड और 7 वर्ड्स फॉर ईच। अब हम लोग ये बता रहे हैं कि 75 डे हार्ड चैलेंज में हमको ये सब करना है, कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे अभी। उसके बाद इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, PYQs के सारे सॉल्व कर लेना, टॉप 200 तो याद ही कर लेना जो पूछते हैं, और PYQ सारे देख लेना। फ्रेजेस वो बेसिकली होते हैं सेंटेंस के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ईडियम और फ्रेजेस भी वही चीज़ हैं, ये तो भाई 400 भी पढ़ोगे तो कम पड़ जाएंगे, बट हाँ ये इजीली याद हो जाएंगे। पढ़ेंगे लगभग 500, लेकिन याद लगभग आपको कम से कम 300 होने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं बेस्ड ऑन PYQs। ईडियम्स बेसिकली सब कोई कर लेता है। सबसे जो हार्ड लोगों के लिए चीज़ें पड़ जाती है, एक तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये एंटोनियम सिनोनिम्स, बट ये याद करना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा नहीं रखे हैं, वरना करोगे 500 याद वो भी कम होंगे, इसलिए मोस्ट रिपीटेड 100 याद करो, उसके बाद भगवान पे छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ये स्टार्टिंग फेज की बात करें, जब अपना स्टार्टिंग फेज खत्म हो जाएगा 20-25 दिन में, ये 75 डे हार्ड चैलेंज में, उसके बाद हम ये 100 से और ज़्यादा बढ़ाएंगे। दोबारा ये सारा का सारा हम लोग रिफाइन करेंगे सिलेबस को, ठीक है। फ्रेजल वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 150 कर लेंगे तो सारी की सारी बहुत चीज़ें हो जाएंगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आती है, एरर डिटेक्शन में काम आती है, और बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। मतलब ये फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट होती है, सारा का सारा हम लोग को कवर करना है 75 डे हार्ड के अंदर। उसके बाद स्पेलिंग्स, भाई देखो स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे फेवरी की स्पेलिंग कोई कमेंट में लिख सकता है? अगर लिख सकता है तो जो लिख के दिखाना, कैलेंडर की लिखना, फेवरी की लिखना, बिना देखें, ठीक है, नहीं तो ऑटो करेक्ट कर लो कीबोर्ड से। उसके बाद A to Z जो वोकैब है, इसमें A से मान लो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मान लो टॉप 30 से लेके टॉप 80, जैसे A से बहुत वर्ड्स होते हैं, B से बहुत होते हैं, V से नहीं होते हैं, Z से नहीं होते हैं, Y से होते हैं पर कम होते हैं, Q से नहीं होते, तो इनके लगभग टॉप 20 वर्ड्स पढ़ लेंगे। A के टॉप 50 टॉप 80, B फॉर बॉय के टॉप 50 टॉप 80, ये सारे वर्ड्स जो कि वो वर्ड नहीं पढ़ेंगे B फॉर बॉय, B फॉर बोर्ड, हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि SSC बार बार पूछता है। अब जब यहाँ से आप डेली A से लेके Z तक लगभग हर चीज़ के 30 वर्ड्स पढ़ लोगे, और लगभग कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो 3 6 जा 18, 1 इधर आ गया, 3 2 जा 6 और 1 7, लगभग 780 वर्ड्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो 780 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 300 यहाँ पे, 500 600 700 और 700 700 1400। आपको लग रहा है कि ये कैसे होंगे, तो ये ईजिली हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका धीरे धीरे कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। बट मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है सारी चीज़ों को, बट फिलहाल आप देख लीजिए हम लोग करेंगे कैसे। ग्रामर का सिलेबस देख लेते हैं। ग्रामर में बेसिकली एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग आती है, 4 पार्ट्स में सेंटेंस डिवाइड रहता है। एरर जो स्पॉटिंग और वो आती है डिटेक्शन, वो बेसिकली इन चीज़ों से आता है। तो इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, डिटेल में पढ़ना है, कम से कम
सबके 50 से 100 क्वेश्चंस लगाने हैं हर वीक में इन सबके 50-100 क्वेश्चन नहीं, इस वीक में मान लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लगा लिए, अगले में टेंसेस के, अगले वीक में प्रोपोजिशंस के, ऐसे। ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर में, आपको पता होगा, ये भी आपको पता है कैसे किए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं बेस्ड ऑन टेंसेस, प्रोपोजिशन, आर्टिकल्स, तो इनको भी हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस में पढ़ना पड़ेगा, इनको भी हम पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस, इनको भी पढ़ना होता है, इनसे लगभग स्टेनो की बात करें तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। सेम डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो स्टेनो को टारगेट कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले एग्जाम स्टेनो का ही है, 5 अगस्त को, तो उस पर ध्यान देना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें, सेंटेंस आगे पीछे दे देते हैं, इसको अगर आपको सीखना है तो इसके लिए आपको रीडिंग अच्छी खासी चाहिए। ठीक है, ग्रामर तो चाहिए ही चाहिए और रीडिंग अच्छी खासी चाहिए। ठीक है। क्लोज टेस्ट, ये ग्रामर और वोकेबलरी दोनों का मिक्स होकर आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखना होता है, आर्टिकल्स ए एंड द देखने होते हैं, ये आपको आते ही होंगे। टेंसेस भी देखने होते हैं, आपको पता है क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखना है। कंजक्शन मॉडल्स, ये इनसे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, तो इनसे काफ़ी बनते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है। तो इंग्लिश का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा। हुआ नहीं है, हम लोग बता रहे हैं कि इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, जब ये चैलेंज लगभग 25-30 दिन हो जाएगा और लगने लगेगा कि हाँ ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, तो हमें चैलेंज को धीरे धीरे जो सिलेबस है उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो जो वीडियो छोड़ के भाग गया भाई, उसको अभी पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे कैसे। अगर आप सिलेबस देखना है तो सिलेबस तो आप ऑनलाइन भी देख सकते थे, तो अभी हम बताएंगे करना कैसे। तो देखो करना क्या है, रीडिंग में डेली आपको स्टार्टिंग में, अभी मान लो आप कल से मान लो चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, तो डेली आपको 5 पेजेस पढ़ने हैं। टाइम लगेगा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, पढ़ना है। आर्टिकल्स पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, पैसेज पढ़ो, ऐसे पढ़ो। इन सारी चीज़ों में से जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ये सारी चीज़ें पढ़ो। और इनसे जो आपको वोकैबुलरी मिल रही है, जैसे आपने कोई एक सेंटेंस पढ़ा, उसमें आपको एक वर्ड मिल गया कोई अच्छा सा, और तो आप उस वर्ड को सीधा एक नोट बनाओ, उसमें नोट कर लो, एक नोट बनाओ, उसमें वो वर्ड लिख लो, उससे एक सेंटेंस बनाओ, और बाद में उस वर्ड को दोबारा जो दिखे तो उस पर लिख लेना 2 टाइम्स। देखना, जैसे आपने एक वर्ड लिखा, जैसे आपने एक वर्ड लिखा ट्रायम्फ, ये आप इससे मतलब ट्रायम्फ, TRIUMP, एक सेकेंड, TRIUMPS, ट्रायम्फ मतलब बेसिकली विक्ट्री होती है। तो मान लो ये वर्ड आपने लिखा और ये आपको मतलब कहीं आर्टिकल पे दिख गया था, तो आपने ट्रायम्फ लिख लिया अपने नोट पे। उसके बाद मान लो ये वर्ड आपको कहीं दोबारा दिखा, तो उसके आगे 2 लगा दो। अब इसको पेंसिल से लगाना, बाद में दोबारा देखो तो 3 लगा देना। इससे आपको खुद पता चल जाएगा जब आप रीडिंग करेंगे कि कौन से वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं करंट अफेयर्स में, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में, आर्टिकल्स में, तो आपको वो वर्ड धीरे धीरे खुद याद हो जाएंगे। मेन चीज़ है रीडिंग आपको डेली करनी ही करनी है। नोट्स बना लेना, ये 1 बार रिपीट हो रहा, 2 बार रिपीट हो रहा, 3 बार रिपीट हो रहा, नहीं लिखना तो मत लिखना, बट इंग्लिश की वोकेबलरी की नोट्स बना लेना। और उनसे पढ़ते पढ़ते जो आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं, हाल गूगल पे सर्च करो, उनके बारे में लिखो, मतलब उस वर्ड का मतलब क्या है, और उसके बारे में एक सेंटेंस बना दो। वर्ड्स आपको ऐसे ही याद होंगे। ठीक है। तो ये वही चीज़ जो अभी मैं आपको बता रहा था। स्टार्टिंग में आपको 10 पेज पढ़ने हैं, 20 दिन बाद लगभग आप 10 पेज पढ़ना शुरू कर देना। अभी आप लोग 5 पेज पढ़ रहे हो, जब 20 दिन हो जाएंगे इस चैलेंज को, आपको लगेगा आप खुद से 10 पेज पढ़ने लगोगे। और जब इस चैलेंज को लगभग 35 दिन हो जाएंगे, तो हम लोग फिर डेली 20 पेजेस पढ़ेंगे। आप कभी पढ़ते ही रहेंगे तो फिर भाई इंग्लिश कब करेंगे। तो भाई आप जब डेली इनको पढ़ोगे, आपकी रीडिंग अच्छी होगी, रीडिंग कंप्रेंशन बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जो क्लोज टेस्ट आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके साथ वोकैब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डेली हो रही है, कन्वर्सेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो ही रही है, साथ में आप किसी से बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा, अगर आप बस रीडिंग डेली करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। रीडिंग करोगे तभी ग्रामर अच्छे से आएगी। रीजनिंग के देखो भाई, टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, 25 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार क्वेश्चंस बनते हैं वो ये हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे ये पूरा का पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, आपको ये PDF मिल जाएगा। बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और टेलीग्राम की भी लिंक है, आप अगर मैसेज कर दोगे तो उस पर मैं ये आपको PDF भेज दूंगा। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे ये PDF डाल दूंगा, ये पूरा 75 डे हार्ड का, तो उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक चीज़ और, अब रीजनिंग कैसे करना है, देखो भाई ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपको कैसे समझ में आ रहा है, बट मैं जो बोलूँगा वो मैं ये बोलूँगा कि आप हर 3 दिन में एक टॉपिक निपटा लो।
इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद डेली उसके 50 क्वेश्चन करो। जैसे आज आपने कोई टॉपिक स्टार्ट करा, उसके पहले आपने लेक्चर लिया, अच्छे खासे लेक्चर लिए 2-3 बेसिक, एडवांस, ट्रिकी क्वेश्चंस के। उसके बाद आपने उसके नोट्स बना लिए उसी दिन। अगले दिन आपने प्रैक्टिस करी और उसके अगले दिन एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी, छोड़ दो टॉपिक। अब उसको 4-5 दिन बाद दोबारा देखना, ठीक है। बार बार ऐसा करोगे तो आपके टॉपिक्स वैसे हो जाएंगे। और रीजनिंग हार्ड नहीं होती है, बट इसको करना जरूरी है, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस जरूर करना, इसको इग्नोर मत करना। इंक्लूड करना, जब जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो, जो 50 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें पीवाईक्यूज इंक्लूड करना, इंपॉर्टेंट इंक्लूड करना, ट्रिकी क्वेश्चन इंक्लूड करना। और मेन चीज, जो क्वेश्चन टाइम खाते हैं रीजनिंग वाले, उनको अभी सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो बात बोलते हैं ना कि जितना पसीना अभी बहाओगे उतना कम खून आपको बहाना पड़ेगा युद्ध में। जितना पसीना बहाओगे प्रैक्टिस के टाइम पे, उतना कम खून बहाना पड़ेगा आपको युद्ध के टाइम पे। तो ये बेसिकली हम लोगों ने कवर कर लिया है तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस। अब मैं बता रहा हूँ, आपको बता दिया है कि आपको जो भी मैंने आपको बताया था इंग्लिश कैसे करनी है, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि रीजनिंग कैसे करनी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जीएस कैसे करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टाइम लगभग आपको इस चैलेंज के टाइम पे लगभग आपको डेली 1.5 से 2 घंटे देने पड़ेंगे। किसको? रीजनिंग को। बेसिक समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और उसके बाद एडवांस रीजनिंग के बारे में समझना पड़ेगा। देना ही देना है। ये नहीं है कि हम तो 4 ही घंटे दे पाएंगे, हम तो 5 ही दे पाएंगे, हम तो 3 ही दे पाएंगे, तो फिर मत करो। और अगर आपको 2 घंटे में सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो फिर बिल्कुल टाइम मत दो, फिर ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। अगर आपको 20 घंटे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब भी ये वीडियो आपके लिए है नहीं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीरियस हैं, और जो सीरियस है वो मेरी चीज़ बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कि हाँ, टाइम देना जरूरी है, क्योंकि जो CHSL की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे कम से कम 12 घंटे पढ़ते हैं, 12 से 14 घंटा, और तब वो बोलते हैं कि मेरा 3 नंबर से रह गया। और आप नहीं पढ़ोगे 2 घंटे और फिर हमसे बोलोगे अरे यार सिलेबस हार्ड आता है, सरकार जॉब नहीं ला रही, फिर आपकी गलती हो जाएगी ना। तो कम से कम 10 घंटे नहीं दे पा रहे हो, कम से कम 6 घंटे तो दो, ठीक है। तो 1.5 से 2 घंटे आपको रीजनिंग को देनी है, 3 घंटे डेली आपको देना है इंग्लिश को, उसमें से 1.5 घंटा ग्रामर, 1.5 घंटा वोकैब का सेशन। ये डिपेंड करता है आप पे कैसे दो, बट बेसिकली 3 घंटे आपको देने हैं इंग्लिश को, 2 घंटे लगभग आपको देने हैं रीजनिंग को, देने ही देने हैं। ये मत बोलना मेरी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, मैं सिर्फ 30 मिनट दूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, देना टाइम, ठीक है। उसके बाद 4 घंटे आपको देने हैं किसको? जनरल स्टडीज़ को। जनरल स्टडीज़ में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी। और 1.5 घंटा देने स्ट्रैटेजी के। स्ट्रैटेजी के अगर आप नहीं समझ पा रहे क्या है, तो ये जो सारा का सारा है स्ट्रैटेजी के ही है। इसमें जो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह हटा दो, तो ये सारा का सारा स्ट्रैटेजी का है, ये सारा का सारा, ओके। तो इस स्ट्रैटेजी को देना है, क्योंकि ग्राम जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जर्नल स्टडीज से इतने क्वेश्चन नहीं आते। इन सबको मिला के मान लो 10 क्वेश्चन आए, तो इनसे अकेले 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। पर जो 15 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के है, वो कहीं ना कहीं टॉपिक तो नहीं के इकोनॉमिक्स का। जैसे मान लो हो गया ग्रीन रिवोल्यूशन, इसी का तो था इकोनॉमिक्स का, है ना। ज्योग्राफी का मान लो हो जाएगा आपका रिवर सिस्टम, हिस्ट्री का मान लो आपका हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, मुगल इन्वेजन, है ना। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इस्लामिक इन्वेजन सॉरी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो स्टैटिक जीके ही के तो हैं, बट स्टैटिक जीके के अलग से भी टॉपिक होते हैं, वो मैं अभी आपको ऊपर बताया था, तो उन पे भी अपन को फोकस करना है, ठीक है। लगभग 4 घंटे देने हैं आपको जीएस को, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, कम लोग स्कोर कर पाते हैं, और अगर यहाँ स्कोर कर लिया तो बेनिफिट है आपके लिए। मॉक डे की बात करें तो ये जिस दिन आप मॉक देंगे उस दिन इस टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना, ठीक है। और एनालाइज करना कि आपका जो मॉक है उसमें किन एरियाज पे आप वीक हो, किन एरियाज पे आप स्ट्रांग हो, उसके हिसाब से हर लगभग 20 दिन बाद इस पूरे जो ये जो मैंने बताया है चैलेंज, इसको चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वरना हर 25 दिन में मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, कि सिलेबस में आप कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, कौन कौन टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट 25 दिन बाद मैं इस पर एक नई वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मॉक आपको हर 3 दिन में देना ही। अरे सर, अरे भैया अभी तो स्टार्ट किया, कैसे दे दें? देना है, ठीक है। अगर आप आज स्टार्ट करो तो 3 दिन बाद आपको एक मॉक देना ही देना है। इससे आपको आपकी औकात या फिर आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस पता चलेंगी, ठीक है। आज मान लो 3 दिन बाद आपने मॉक दिया, आपके नंबर सिर्फ 80 आए 200 में से, बहुत बुरा लगेगा। 3 दिन बाद फिर दिया, मान लो आपके जो नंबर आए 70-80 रह गए, और बुरा लगेगा। फिर तो कॉन्फिडेंस मतलब बिल्ड, मतलब जो हो रहा था बिल्ड, और नीचे चला जाएगा। बट मान लो फिर आपने 15 दिन बाद दिया, मतलब वही है कि हर 3-3 दिन बाद देते रहोगे। उसके बाद जब 15 दिन बाद दोगे तो ये जो नंबर 80 आ रहे थे, हो सकता है कि ये जो आपके नंबर, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है 98 पहुंच गए हो,
फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मेन चीज़ यही होता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस चीज़ों में बढ़ाना है तो उस चीज़ की मास्टरी कर लो, उस चीज़ को औकात से ज़्यादा पढ़ लो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, स्टार्टिंग के टाइम पे हर 3 दिन में मॉक देने, जब 30 दिन हो जाएंगे तो पहली बात तो आपको प्यार हो जाएगा पढ़ाई से, अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो उसके बाद हर 2 दिन में आपको मॉक देना है, 45 दिन बाद, ठीक है। पहले हर 3 दिन में मॉक देना है, 30 दिन बाद हर 2 दिन में मॉक देना है, और 45 डेज के बाद डेली मॉक देना है। 45 डेज होगा चैलेंज को करते करते डेली मॉक दे रहे हो, ठीक है, डेली 60 दिन के बाद डेली 2 मॉक देने, कितने, 2। अब आप कहोगे मॉक ही मॉक देते रहेंगे तो और क्या, जो आपके PYQs थे वो आपके हो जाएंगे, जो आपका सिलेबस था वो आपका हो ही चुका होगा, जो आपके रीजनिंग थे हो गई होगी, इंग्लिश थे हो गई होगी, PYQs दोगे, मॉक्स दोगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रेंथ हो। और हाँ, उस टाइम तक लगभग 45 दिन के बाद जो स्कोर आपका 80 था, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आराम से 125 प्लस चला जाएगा, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो टाइम मिला ले तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 लगभग घंटे, तो 9 घंटे आपकी डेली की स्टडी होनी ही होनी चाहिए। तो 9 घंटे से 10 घंटे के बीच में आपको डेली पढ़ना है, और ये टाइम आपका 10.5 घंटे हो सकता है, क्योंकि बीच में ब्रेक्स भी तो लोगे, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपको लगभग टाइम डेली कितना देना है। अब आप ये सोच रहे हो कि चलो यार ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसमें कब क्या पढ़ें। अगर आपको ये लग रहा है कि 75 डे हार्ड चैलेंज में आपको ऐसा दे दिया जाए कि आप तो बस ये पढ़ते चले जाओ और आपका हो जाए, तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कब क्या पढ़ो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से इसको हर वीक चेंज कर लेना। तो सुनो, 7 दिन का ये टाइम टेबल है। मंडे के दिन रीजनिंग में आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश में ये सारी चीज़ें, GS में ये सारी चीज़ें, और ये जो लिखा है ना स्ट्रेटेजी के में 2 टॉपिक आपकी चॉइस के, तो वो ये 2 टॉपिक हैं। सुनो कहाँ गए, या तो इनमें से कोई 2 टॉपिक उठा लेना। अब यह एक दिन में दोनों टॉपिक हो जाएंगे, नहीं भाई, आधे तो होंगे। अगली बार जब दूसरे दिन उठाओगे 2 टॉपिक, उस टाइम पे इनको पूरा कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक दिन में 2 टॉपिक निपटा लोगे, आप हो सकता है एक दिन में नोट्स ही बना पाओ, अगले दिन लेक्चर से समझ पाओ, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पे। बट मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये स्टार्टिंग के फेज में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे, लेक्चर्स देख रहे होंगे, बट लगभग 10 दिन बाद आप ये उस चीज़ पे आ जाओगे कि हाँ अब आप 2 टॉपिक इकट्ठे पढ़ पाओ, क्योंकि आपके नोट्स बन चुके होंगे, ठीक है। और नोट्स आप अगर ढूंढोगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएंगे, मेरे पास भी काफ़ी चीज़ों के नोट्स पड़े हैं, मैं आपको भेज दूंगा। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको वैसे ही उसमें अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे, और काफ़ी पड़े हुए हैं पुराने भी, ठीक है। ट्यूजडे के दिन इसको पढ़ना, साइलोजिज, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, मुझे इसका नहीं पता, सिलोलिज्म क्या बोलते हैं, साइलोजिम, छोड़ो। नंबर सीरीज, इसको आपको रीजनिंग को पढ़ना है 2 दिन, ये मतलब ट्यूजडे के दिन ये पढ़ लेना। ट्यूजडे मंडे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस दिन यही पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है पढ़ लेना, बट मैं उनसे कह रहा हूँ जो चाहते हैं कि ऐसा बता दो कि काम हो जाए, तो ये उनके लिए है। और मैं अगर चाहूँ तो मैं तो मतलब बेसिकली यही फॉलो करने वाला हूँ। तो आपके लिए अगर आप चाहो तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी PDF तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज ही दूंगा, ठीक है। तो ये सारा ऐसे ही है। और संडे के दिन क्या करोगे, लगभग 300 PYQs, ये जो सारे टॉपिक्स पढ़े हैं इन्हीं से जो PYQ छाट छाट के, मतलब ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करना। कम से कम 2 मॉक दे देना स्टार्टिंग के टाइम पे, हर 3 दिन में मॉक तो देनी है, संडे के दिन 2 मॉक दे देना। सिलेबस को पूरा एनालाइज करना, कितना कंप्लीट हो गया, टिक लगाते जाना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब आप चीज़ों पे टिक लगाएंगे कि हाँ यार हिस्ट्री हो गई, ये टॉपिक हो गया, इसके 100 PYQs लगा लिए, इसके क्वेश्चन लगा लिए, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद सिलेबस एनालाइज कर लिया, उसके बाद संडे के दिन रेस्ट करना है, क्योंकि डेली 9 से 10 घंटे पढ़ते पढ़ते 6 दिन में आप थक जाओगे, ठीक है, एनर्जी कम हो जाएगी, बाकी खाना पीना खाओगे तो नहीं होगी। एक चीज़ और, जो दिन में पढ़ने वाले लोग हैं उनका जो डे स्टार्ट होना चाहिए वो लगभग 5 बजे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 बजे आपका दिन शुरू करोगे और 10 घंटे लगातार भी पढ़ोगे तो वो आपका जो होगा ना 8 बजे ख़त्म होगा। और दिन भर में आप अच्छे समझना कि मान लो आप 10 बजे सुबह उठे और आप दिन में पढ़ने वाले इंसान हो, तो 10 बजे से आपको 10 घंटे पढ़ने, मान लो आप 10 ही बजे बैठ गए पढ़ने और 10 घंटे लगातार पढ़ते रहे, फिर भी आप कितने बजे फ्री होगे, 8 PM, मतलब लगभग रात के 8 बजे। तो 8 बजे तक तो क्या आप खाना नहीं खाओगे, क्या आपको भूख नहीं लगेगी, क्या आप नहाने नहीं जाओगे, क्या आपको कोई काम नहीं आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपना दिन 5 बजे स्टार्ट करोगे, अगर आप डे ड्रीमर हो, मतलब दिन में पढ़ने वाले इंसान हो, तो आपको डे मतलब सुबह का दिन 5 बजे शुरू होना चाहिए, तब आप इन 10 घंटों को कवर कर पाओगे पूरे दिन में। वरना वो आपका जो 10 घंटे है, 4 घंटे आज पढ़ पाओगे, अगले 5 घंटे अगले दिन में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत देगी। और हाँ, सुबह उठते हो तो ब्रेन काफ़ी एक्टिव रहता है, वैसे ये मिथ है क्या है ये तो खुदा जाने,
ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बट अगर लोग कहते हैं तो होता ही होगा। तो लोग कहते हैं कि सुबह एक्टिव रहता है ब्रेन मॉर्निंग में, तो वो भी आपके लिए ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 बजे अगर उठ पाए तो बेटर रहेगा। नाइट हाउस मेरे जैसे लोगों के लिए जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भाई 10 PM, मतलब रात के 10 बज गए उसके बाद तुमको पढ़ना स्टार्ट कर ही देना है, क्योंकि फिर अगर 11 बजे और फिर तुम लगातार 10 घंटे बैठे भी गए तो सुबह की 10 बज जाएंगे, ठीक है, जो कि गलत होगा अपने लिए। आराम से 10 बजे बैठो, 3 बजे तक पढ़ो, कितना टाइम हो गया, 3 तो 5 घंटे हो गए, बाकी दोपहर में पढ़ लेना, दिन भर तो थोड़ी सोते होंगे। जो रात को पढ़ने वाले लोग हैं वो दिन भर नहीं सोते और एकदम रात भर नहीं पढ़ते हैं, रात में लगभग 5 से 6 घंटे निकालते हैं पढ़ाई के, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और जो दोनों में कंफर्टेबल है तो भाई उनके पास तो सब आता है, मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं। तो ये तो भाई बड़े लोग हैं, इनके बारे में क्या ही बोलें। तो इनके लिए ये सुबह एक्टिव भी रहेंगे, रात को फोकस के साथ भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि रात को ना साइलेंस रहता है, ज़्यादा शांति रहती है तो बेटर रहता है। और सुबह वालों के लिए ये है कि ब्रेन एक्टिव रहता है। दोनों के अपने फ़ायदे अलग हैं। तो अगर आपने ये 75 डे हार्ड चैलेंज कर लिया तो उसके बाद 75 दिन बाद आपको मिलेगा क्या? सुनो, क्या क्या मिलेगा। पहली बात, 700 से 800 घंटे आपकी पढ़ाई हो चुकी होगी। ऐसा आपको लग रहा है? तो देखो 75 दिन है, डेली कम से कम 9 ही घंटे पढ़ोगे ना, और मल्टीप्लाई करके उसको देख लेना, 10 मान लो, छोड़ो छोड़ो 9 मत मानो, 10 मान लो, तो 75 इंटू 10 करोगे तो 750 घंटे नहीं हो जाएंगे? और 750 घंटे भाई इनफ, मोर देन इनफ है, ठीक है, टेंशन ना लो। हाँ, पढ़ना अच्छे से, ये नहीं कि टैबलेट चल रहा है, फ़ोन चल रहा है और फिर आप टाइम पास कराओ, उस टाइम पे ऐसा नहीं होगा। लगभग 2000 से ज़्यादा वोकेबलरी वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे अच्छे खासे। आपको मतलब 2000 हैं तो कम से कम 1500 तो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे, बात मानो, क्योंकि आप डेली रीडिंग कर रहे होगे। डेली 5, पहले तो 5 पेजों की, और 10-15 दिन बाद आप कम से कम 10 पेजों की डेली रीडिंग करोगे। 30 दिन बाद आप डेली 20 पेज रीड कर रहे होगे, और 20 पेज रीड करोगे तो कम से कम आपको डेली के 40 से 50 न्यू वर्ड्स मिलेंगे, और उनको बार बार पढ़ोगे तो आपको वो क्या वैसे ही याद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आपका माइंड फोकस हो जाएगा, ब्रेन में जो फालतू के थॉट्स आते थे सारे खत्म हो जाएंगे। और अगर हेल्दी खाओगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो आपको अगर वो भी फॉलो करोगे ना, कि मीडिया, सोशल मीडिया नहीं चलाना है, हेल्दी खाना है, और वो क्या बोलते हैं, सुबह मतलब वर्कआउट करना है, शाम को करना है, तो फिर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। फैट लॉस करने लगेगी बॉडी, मतलब जो फालतू का फैट है वो चला जाएगा। सारे जो सब्जेक्ट हैं उन पे आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्टडीज़ को लेके, और आपका जो एम्बिशन है 140 से ज़्यादा स्कोर करने का, वो आराम से आप फुल कर पाओगे। स्किन क्लियर हो जाएगी, मसल्स दिखने लगेंगी, कन्वर्सेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने अभी कुछ कंप्लीट नहीं किया है, मैं इस 75 डे हार्ड चैलेंज में ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो बस इसलिए डाली है कि लोग अगर चाहें तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ। और जो जो इसको फॉलो करना चाहता है वो कमेंट में लिख देना कि हाँ मैं फॉलो करना चाहता हूँ, या फिर आई एम इन, आई वॉन्ट टू, या फिर आई वॉज वेटिंग फॉर दैट वीडियो, मतलब जो भी आप लिखेंगे कमेंट में लिख देना कि हाँ आप तैयार हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगा उसके लिए आपको करना क्या है, पहले सुन लीजिए। तो 140 आप इजीली स्कोर कर पाएंगे आउट ऑफ 200। अब तो 200 में से तो भाई इसमें हमने अभी मैथ इंक्लूड थोड़ी करी है, हम तो बस ये कह रहे हैं कि इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस को मिला के आप लगभग 140 से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। मैं सच बताऊं तो 140 तो नहीं, तो रीजनिंग में आपके जो मान लो 50 नंबर थे, 48 से तो ऊपर हर बार आएंगे अगर आप इन चीज़ों, सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप मतलब फॉलो करेंगे। इंग्लिश में अगर आपकी वोकैब एक बार स्ट्रांग हो गई तो रूल्स तो ज़्यादा ग्रामर के हार्ड होते नहीं हैं, और अगर एक बार इंग्लिश जिसको आ जाती है तो भाई उसकी कभी नहीं जाती है, मतलब फिर वो हर एग्जाम में बढ़िया स्कोर करता है। तो इंग्लिश मान लो अगर एक बार आपकी हो गई तो आप ईजिली मान लो 50 क्वेश्चन है तो 50 में से आपके हर बार 47 से ज़्यादा सही होंगे। रही बात जीएस में, जिसमें लोगों के 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है, और अगर हार्ड शिफ्ट भी आती है तो लगभग 12 तो नहीं कहूँगा मैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपके हर बार सही जाएंगे, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं तब भी 20-25 क्वेश्चन, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि अगर आप जो 4 घंटे पढ़ रहे हो फोकस के साथ पढ़ रहे हो ना, तो 20 से जो 25 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये 30 से 35 होंगे, टू बी ऑनेस्ट 30 से 35 क्वेश्चन आपके हमेशा सही होंगे 50 में से, ठीक है। ओके, गुड कन्वर्सेशन स्किल आपके पास आ ही जाएगी, क्योंकि आप सारी वोकैब मास्टर कर लोगे, बोलना सीख जाओगे, प्रोनाउंसिएशन सीख जाओगे, उन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको इस हर सब्जेक्ट की आ जाएगी, क्योंकि आप करंट अफेयर डेली पढ़ते होगे। आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसी है, पॉलिटी कैसी है, सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी, अपडेट रहोगे करंट अफेयर के साथ।
और किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए रेडी रहोगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आपको पता होगा ना। और हाँ, अब आपको मेरे साइड से क्या मिल सकता है वो भी जान लीजिए। अभी तक ये सारा का सारा मैं भी मतलब फॉलो करने वाला हूँ, आपको भी फॉलो करने वाला हूँ, आप भी फॉलो करिए। अगर आपको पसंद आया तो मेरे साइड से आपको क्या हेल्प मिलेगी वो ये सुनिए। अगर उसकी भी एक कंडीशन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जनरल स्टडी के जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के, इनके मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। और उनको एक बार आप देख लोगे तो उनमें पूरी डिटेल में लेक्चर रहेगा, साथ में पीवाईक्यूज रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, माइंड मैप्स रहेंगे। एक बार आप उस लेक्चर को देख लोगे डिटेल में तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा उस टॉपिक को लेके, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। बाकी परमार सर बहुत अच्छे हैं, दूसरे लोग भी बहुत अच्छे, उनकी जरूर वीडियोस देखिए। बट अगर आप मेरी भी एक बार देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक है, क्योंकि परमार सर जो है ना, मैं उन्हीं के नोट से तो पढ़ता हूँ। परमार सर का जो 3.0 बैच है, मैं उससे पढ़ता हूँ, उसके बाद नोट्स बनाता हूँ और फिर करंट अफेयर्स से नोट जोड़ देता हूँ, चैट जीपीटी से थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ। तो जो जो नोट्स में रिफाइन करना होता है वो मैं बाद में करता हूँ। मैं भी जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं उन्हीं से पढ़ता हूँ, बाद में नोट्स को रिफाइन कर देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ कि मुझको लगता है अरे सर ने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, इससे भी तो क्वेश्चन आते हैं, अगर इसको पढ़ लेते ये भी तो इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें फिर मैं बाद में ढूंढता हूँ गूगल वगैरह से और फिर अपने नोट्स में लिखता हूँ। तो उससे जो मेरे नोट्स हैं थोड़े और ठीक बन जाते हैं, थोड़े बेटर, पहले से बेटर। तो नोट्स अगर आपने इससे पहले मेरे देखे हैं तो शायद आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूरे नोट्स मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए है तो कमेंट डाल देना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। पीवाईक्यूज की आपको प्रैक्टिस हर संडे में करा दूंगा, लगभग 200 से 300 पीवाईक्यू पर लोग हर संडे करेंगे, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस होगी, आपकी भी होगी। और ये तब होगा तब मेरे सब्सक्राइबर 50 से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले मैं लाइव चालू नहीं कर पाऊंगा, जो कि अभी 49 है। स्ट्रेटेजी के सारे के सारे गोल्डन टॉपिक्स के पीडीएफ ट्रिक्स, उनको याद कैसे करना, उनके भी मैं लेक्चर डाल दूंगा। टॉप 15 जो टॉपिक आपको बताए थे, अरे यार ये वाले, देखो 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 देखो, इनके मैं लेक्चर डाल दूंगा। आपको बस करना क्या है कि इन चीज़ों को सीरियस होकर देखना है। इन 15 टॉपिक्स को तो आप मिस कर ही नहीं सकते। तो इनके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ लेंगे और मैं इनके बारे में लेक्चर्स भी डाल दूंगा, अगर आप, मैं बता दूंगा क्या करना है। उसके बाद इंग्लिश आपकी कंप्लीट करा दूंगा। इंग्लिश मतलब ग्रामर नहीं, मुझे क्योंकि ग्रामर नहीं आती, ठीक है, मैं खुद लेक्चर से सीखता हूँ, और मुझे आती भी है तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। जो वोकैब है वो आप लोग साथ में लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, तो वो आप लोग साथ में कर लेंगे। ग्रामर मुझे आती नहीं है, मैथ मुझे आती नहीं है, रीजनिंग मुझे आती नहीं है, मैं बस बता सकता हूँ कि आप ऐसे पढ़ लो, पढ़ना आप ही को है, ठीक है। वोकैब देख के मैं बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने कई लोगों के लेक्चर्स देखे हैं जो कि बता रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे तुक्के में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इंग्लिश के जो बेसिकली वोकैब की बात कर रहा हूँ, वोकैब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आप डेली पढ़ोगे तो हो ही जाएगी। करंट अफेयर में आपको हर 3 दिन में जो पोस्ट होती है ना, एक पोस्ट का ऑप्शन होता है चैनल पे, वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, तो उनको पढ़ लेना, और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा अब तो। अपडेट जो भी एग्जाम को लेके अपडेट्स हैं, सिलेबस है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी, वो सारी मैं अपलोड कर देता हूँ, मेरे साइड से आपको मिलेंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो मैं आपको बताता रहूँगा हर 10-5 दिन में, बाकी तो यहाँ सारे लिखे ही हुए थे। आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना चैनल के अबाउट में जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अपडेट्स आपको 75 डे हार्ड चैलेंज जो कि मैं लेने वाला हूँ, और मेरे साथ हो सकता है 2-4 लोग लें, तो उनके बारे में जितनी भी अपडेट है सारी की सारी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और एक वीडियो में हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करूँगा, पूरे टॉपिक को कवर करते हुए, पूरे टॉपिक को कवर करते हुए, ठीक है। और ऐसे कर करके मैं 75 डेज़ में लगभग 50 वीडियो डाल दूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 75 डे लगभग 74, और इसका तो लगभग 36 ही वीडियो होनी चाहिए, तो भाई 36 वीडियो में हर दिन एक वीडियो नहीं डालूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, वीडियोस देखोगे, तो भाई कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी आएगा, क्योंकि हमें, मैं बेसिकली जो वीडियोस अपलोड करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि बाद में आके मैं इनको देख पाऊँ और मेरा रिवीजन हो जाए। बट मैं तो अपना आराम से रिवीजन कर रहा हूँ, मेरे पास नोट्स हैं, और मैं अपलोड इसलिए करता हूँ कि मैं देख पाऊँ और समझ पाऊँ। बट अगर कई लोगों की हेल्प हो रही है, और मैं अगर देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि हाँ चलो इन चीज़ों को डाल दो, उनकी भी हेल्प हो रही है, तो फिर मैं हर चीज़ की वीडियो बना दूंगा। हर चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर चीज़ के मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो पढ़ना है ना, हर चीज़ के तो नहीं बनाऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये वाले इंडियन हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे ये निपटा दूंगा, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक ये निपटा दूंगा, इंडियन बजट के इंपॉर्टेंट टॉपिक ये निपटा दूंगा, ये सारे पे मैं लेक्चर्स बना दूंगा, क्योंकि ये मैं बाद में खुद देखूंगा अपने लिए, है ना।
उसमें अगर आप देखोगे तो और आपको समझ में आए तो भी देख लेना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार पुरानी वीडियो जाके देखिएगा, और आपको लग रहा है चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो फिर कमेंट करके बता देना कि अगर आपको लेक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी मैं तो अभी जो मैं वीडियो डालता हूँ वो हर 3 दिन में डालता हूँ, बट अगर आप लोग बोलोगे और आप सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, ये मेरे तरफ से आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली थी। ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी अगर आप में से कोई भी 10 लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे ये चैलेंज चाहिए है, ठीक है। और चैलेंज चाहिए मतलब स्टार्ट करना है तो आपको ये लिखना है कि या आई एम इन, आई एम रेडी फॉर इट, दिस इज़ व्हाट वी वांट। ये सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि 75 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। इसमें मैथ इंक्लूड नहीं है, वो आप अपने मन से कर लेना। वो उसकी स्ट्रेटजी में बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं उसको ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मैं तो अभी पढ़ूंगा ही बाद में, बट अगर आप कहोगे तो इसको भी मैं ढूंढ डाल के बता दूंगा आपके बारे में, थोड़ा रिसर्च करके, और कुछ नहीं। तो मेन चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सीरियस हो चीज़ को लेके और ये 75 डे हार्ड चैलेंज मेरे साथ लेना चाहते हो तो आपको कमेंट में इन 3 चीज़ में से कुछ लिखना है, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि हाँ सर मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, हाँ भैया मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, और इसमें क्या क्या करना है आप हमको अपडेट दे देना, हम वो सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे। इसका मैं PDF भी आपको भेज दूंगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए रेडी हो और कम से कम 10 लोग मुझे कमेंट कर दें कि हाँ मैं इन चीज़ के लिए रेडी हूँ, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे तरफ से। बाकी जो ऊपर है वो सब तो मिलेगा ही। ये वीडियो लेक्चर जो मैं अभी आपको ये सब सारी चीज़ें बोला ये नहीं मिलेगा। ये तो मैं अपनी चैनल पे वीडियो डालता ही हूँ हर 4-5 दिन में, वो तो टाइम पास में मैं डालता रहूँगा। बट अगर आप में से 10 लोग ऐसा बोल देंगे कि हाँ मैं चैलेंज के लिए रेडी हूँ, तो फिर मैं वीडियो रेगुलर कर दूंगा, मतलब हर 2 दिन में, हर 1 दिन में, और हो सकता है दिन में 2 डाल दूँ क्योंकि मैं देखूंगा कि लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं जिनसे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मैं डाल दूंगा। बट उसके लिए मुझे कम से कम भाई 10 कमेंट चाहिए, क्योंकि 1-2 लोग के लिए तो मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि मेरा रिवीजन फिर पढ़ाई जाएगी ना, इसीलिए। तो कम से कम 10 लोगों का मुझे चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छी बात, और अगर आप चाहते हैं 2 ही 3 लोग कमेंट कर रहे हो तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो और उनसे वो लोग कमेंट करें, ठीक है। जब 10 लोग कमेंट करेंगे तभी मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा, वरना मैं तो अपने धीरे धीरे जो टॉपिक्स पढ़ता हूँ करता रहूँगा, डालता रहूँगा। वीडियोस तो आपको अलग चैनल से ही मिल जाएंगे, आप बेसिकली पढ़ो। बट अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो कि हाँ 75 डेज में सारा कंप्लीट हो जाए, तो फिर ये चीज़ कर सकते हो। और हाँ, जो भी लिखे कि हाँ मैं रेडी, उससे पहले मैं बता दूँ, सीरियस होकर लिखना, ठीक है। जिस इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसकी कसम खा के लिखना। जिन भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो उनको मन में लिख के लिखना। ये मजाक के लिए मत लिख देना कि हाँ मैं रेडी हूँ, अगले दिन भूल गए सब, उठे ही रात के 12 बजे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मत करना। अगर सीरियस हो तो ही लिखना, वरना मत लिखना, ओके। तो अगर ये सारी चीज़ आप चाहते हैं तो 10 कमेंट करवा दीजिए, और हाँ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है आपको ये चैलेंज ना लेना हो, आपको ये अजीब लग रहा हो, या फिर आपको एकदम वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा हो, बट हो सकता है किसी और के काम आ जाए, है ना। हो सकता है किसी और को इसमें वो सारी चीज़ें दिख जाएँ जिनका मतलब एग्ज़ाम सिर्फ 75 दिन बाद है, 80 दिन बाद है, और उनको लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए तो उनको मिलने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और हाँ एक चीज़ और, ये नहीं, क्योंकि 75 डेज़ तो अभी आने ही वाले हैं कुछ दिन के बाद, क्योंकि कुछ दिन के बाद से 75 दिन बचेंगे। तो मैं ये भी बता दूं, ये जो मुझे कमेंट चाहिए हैं 10, इनका जो टाइम है वो है 18 मई। इससे पहले चाहिए हैं 18 मई, और ये 8 लगभग रात के, मतलब 19 मई से पहले अगर आप लोग 10 लोग से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट कर देंगे कि हाँ 75 डे हार्ड चैलेंज के लिए रेडी हैं, तो 19 या 20 मई से आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, साथ में PDFs मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको मैं डेली अपडेट कर दूंगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आपके तीनों के तीनों सब्जेक्ट पे आप इजीली कमांड कर पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, ऐसे लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे और अपडेट्स के लिए। और अगर आप 75 डे हार्ड चैलेंज में करना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, फिर मतलब मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो फिर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई प्राइवेसी का इशू है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो हाँ शेयर करना मत भूलना, इसको शेयर जरूर कर देना, हो सके तो स्टोरी डाल दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई डाल देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।